क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए? एक ऐसी टीम ने जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, जिसने बहुत प्रभावित किया, पहले अपने देश में हराया साउथ अफ्रीका को, फिर साउथ अफ्रीका में जाकर वनडे सीरीज जीती और फिर टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। और अब जिस तरीके से जो उसकी कमजोरियां सामने आई हैं, हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि कभी कभी ऑफ डे होता है, इसे बहुत ज़्यादा हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये पाकिस्तान का दिन ही नहीं था जिसकी वजह से उसने बहुत आसानी से मैच गंवा दिया। ना बैटिंग चली, ना बॉलिंग चली। जब जब दोनों ही नहीं चलेंगी तो फिर क्या होगा? ये हमने इसी पाकिस्तान टीम को 130 132 रन का बचाव करते हुए देखा है, 125 रनों का बचाव करते हुए देखा है। लेकिन यहां पर गेंदबाजी का जो स्तर है वो किसी से छुपा नहीं है। मैं यहां आपको बताऊंगा 10 ऐसे कारण जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला कारण, टॉप ऑर्डर अगर आप चलेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। ये कुछ कुछ स्थिति हो गई है जो कभी टीम इंडिया के साथ ऐसा होता था। जब टॉप ऑर्डर चलता था तो टीम इंडिया जीतती थी, जब नहीं चलता था टॉप ऑर्डर तो मध्य क्रम जो है जूझता दिखाई देता था। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान टीम के साथ इन दिनों देखने को मिल रहा है और दूसरे टी20 में यह हार का कारण साबित हुआ। दूसरी बड़ी वजह, रिजवान जो कि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी सेंचुरी, कभी 89 रन न्यूजीलैंड में जाकर, कभी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने वाला खिलाड़ी जो है पहली गेंद पर ही इतना अति उत्साह दिखाई देता है कि वो मिड ऑफ पर लपक लिया जाता है। और यही रिजवान जो है उनकी फितरत में नहीं है इतनी अटैकिंग बल्लेबाजी करना। तो मैं समझता हूँ जैसा वो खेल रहे हैं वैसा ही खेलें, अतिरिक्त कुछ उनको करने की जरूरत नहीं है। क्या शर्जील का दबाव था उन पर कि शर्जील जैसा एक विस्फोटक बल्लेबाज जो है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाला जो है टीम में आ गया है। तीसरी बड़ी बात, शर्जील जो कि 2017 के बाद आए हैं, उन्हें अपने विकेट के महत्व को समझना चाहिए। और जिस तरीके से वो 8 डॉट बॉलिंग उन्होंने खेली, कोई बुराई नहीं है 8 डॉट बॉलिंग खेलना, लेकिन उसके बाद उन पर इतना ज्यादा उसका दबाव आ गया कि आपने जो अपना विकेट एक तरह से फेंक ही दिया। मैं यही कहूंगा, हर गेंद पर मारामारी करना बहुत मुनासिब नहीं है। आप हर कोई बल्लेबाज सैम करन नहीं हो सकता जो ड्रेसिंग रूम से पूरी तरह तैयार होकर आए और पहली गेंद पर ही चौके छक्के लगाने लग जाए। ये थोड़ा सा इस बात पर विचार करना होगा। बाबर आजम, चौथा कारण, बाबर आजम पावर हिटिंग जो है उसके उनको और अभ्यास की जरूरत है। ठीक है, मैं मानता हूं एक छोर से विकेट गिर रहे थे और बाबर आजम ने एक खूंटा गाड़कर अपनी बल्लेबाजी को अंजाम दिया, लेकिन इतना अनुभवी बल्लेबाज, मैं उनका टेस्ट में बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उनका वनडे में बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन टी20 में मैं उनका उतना ही बड़ा आलोचक हूं। क्योंकि बाबर आजम एक ये कह के नहीं बच सकते कि दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे थे इसलिए वो अपने विकेट के महत्व को समझते हुए टुक टुक करके बल्लेबाजी कर रहे थे। अरे भैया, आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आप बड़े प्लेयर की गरिमा को समझें। टी20 क्रिकेट पावर हिटर्स का गेम है और उसमें बीच बीच में अगर आप एक चौका छक्का लगाएं और उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करें तो अपने आप आपका जो स्ट्राइक रेट है ना वो 130 140 से 150 तक पहुंच जाता है। तो इसलिए बाबर आजम को बीच बीच में बड़े शॉट्स लगाने की आदत डालनी होगी टी20 क्रिकेट में। पांचवा एक कारण जो मुझे लगता है कि एक ओर से अगर हिटिंग हो रही है तो दूसरी ओर से शांत होना चाहिए बल्लेबाज को। दोनों अगर पावर हिटर मौजूद हैं क्रीज पर तो दोनों को पावर हिटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप आईपीएल में देखिए, केएल राहुल जब खेल रहे थे, अच्छे खासे पावर हिटर हैं, क्रिस गेल चौके छक्के लगा रहे थे तब तक वो शांत थे। जब गेल आउट हुए तो हिटिंग करना शुरू किया केएल राहुल ने। जब दीपक हुड्डा को देखा कि वो उनसे भी ज्यादा हिटिंग कर रहे हैं तो फिर केएल राहुल शांत हो गए, वो बीच बीच में चौके छक्के लगाते रहे। इस तरह से एक्सेलरेट किया जाता है, इसी तरह से पार्टनरशिप्स बनाई जाती हैं जो पाकिस्तानी खिलाड़ी मुझे लगता है पार्टनरशिप बनाने में नाकाम रहे हैं। शाहिन शाह अफरीदी, जी हाँ, बहुत बड़े प्लेयर हैं और तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। अभी फिलहाल मुझे लगता है उनको रेस्ट की जरूरत है, उनको आराम दीजिए और वो पुराने वाले शाहिन शाह अफरीदी के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। हसनैन का बहुत नाम था कि बहुत तेज रफ्तार है इसके पास। अब ना तो मुझे उनकी बहुत ज्यादा रफ्तार देखने को मिल रही है, ऐसी रफ्तार नहीं है कि वो बल्लेबाज को डरा सकें। 142 143 गेंद सामान्य गेंद है आज के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें विविधता की कमी है। जितनी वैरायटी चाहिए गेंदबाजी में वैसी वैरायटी उनमें इंटरनेशनल लेवल पर अभी नहीं आई है, उसको उन्हें विकसित करने की जरूरत है। पावर प्ले, जी हाँ, आठवां नंबर जो मैं पॉइंट गिनाऊंगा वो है पावर प्ले का। आपके पास इमाद वसीम जैसा पावर प्ले का बेहतरीन गेंदबाज हुआ करता था, वो कहां चले गए हैं जनाब? उनको आप लेकर आइए। वो 2-3 विकेटें आपको चटका कर दिया करते थे और टॉप ऑर्डर को जब ध्वस्त करते थे तो पाकिस्तान के जो है ना मैच बिल्कुल हाथ में आ जाता था। अब हालांकि नवाज को कोशिश जरूर की पावर प्ले में एक ओवर देने की, लेकिन वो बात नहीं है। इमाद के वो आसपास भी कहीं नहीं है। इमाद वसीम को लाइए, पावर प्ले में उनको इस्तेमाल कीजिए, टी20 क्रिकेट में वो आपको रिजल्ट देगा।
इसके अलावा मुझे लगता है कि नवा कारण जो है साउथ अफ्रीका से के क्रिकेट से पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। ठीक है, टीम हल्की है वो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की तुलना में, लेकिन उससे आप सीखिए। लिंडे जिसकी बहुत पिटाई की पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने पहले मैच में, वही लिंडे दूसरे T20 मैच में मैन ऑफ द मैच बने, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। और वो हो हल्ला नहीं कर रहे हैं। इसलिए 10वां मेरा पॉइंट यही है, 10वां और आखिरी, कि एबिलिटी के हिसाब से अपना खेल का प्रदर्शन करें आप, जिसे पाकिस्तानी खिलाड़ी करने में नाकाम रहे हैं। और साउथ अफ्रीका ने कोई हो हल्ला नहीं किया अपनी टीम में, जो टीम हारी है पहला मैच उसमें कोई बदलाव भी नहीं किया। और बस यही है कि पाकिस्तान का के नाम नहीं था, ये दिन पाकिस्तान का दिन नहीं था। इसी को सोचकर आप अपने खेल पर अपना कंसंट्रेट करें, और आपके बाकी जो बचे हुए दोनों मैच हैं वो पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा अगर इन 10 बातों पर उसने अमल किया। हालांकि माज वसीम को भी शायद बुलाना वो अभी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इन 10 पॉइंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, क्रियान्वित कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के पक्ष में रहेगा फैसला। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।